गुड इवनिंग ऑल। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को पूर्ण अनुशासन के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज के इस सेशन में हम जो हमारी क्यूबिट सीरीज है उसका डे है आज कौन सा 20 और हमारी जो इकोनॉमी है उसका डे है आज 5वां। और आज इस सेशन के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो प्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, जहां से हर बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का मूल विचार किसका था? महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, 1 और 2 और दोनों नहीं? एचडीआई सूचकांक। तो सबसे पहले एचडीआई के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। एचडीआई सूचकांक है, ये 1989 में विकसित किया गया था और जो विकसित करने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। इन्होंने एचडीआई इंडेक्स को विकसित किया। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ये महबूब उल क्या वास्तव में पाकिस्तान के? तो हाँ जी, ये वास्तव में पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो परंपरागत कार्य उसका क्या है? बम बनाने, बम फोड़ना और पत्थर फेंकना, ये इनका परंपरागत कार्य है। परंतु इस कार्य से हटकर महबूब उल हक ने क्या किया है? एचडीआई इंडेक्स बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो एचडीआई के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या हो गया कि 1989 में सबसे पहले महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा इसको विकसित किया गया था। और एचडीआई की पहली जो रिपोर्ट है वो 1990 में आई थी। ठीक है। जो एचडीआई जारी करने वाली संस्था है उसका नाम क्या है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नामक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष एचडीआई इंडेक्स को जारी किया जाता है। और जो एचडीआई इंडेक्स जारी की जाती है उसके 3 आयाम हैं, 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर? एक हमारा हो गया एजुकेशन, शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है जीवन स्तर। तो एचडीआई के बारे में क्या क्या पढ़ा कि एचडीआई इंडेक्स को सबसे पहले 1989 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया। और जो पहला एचडीआई सूचकांक है वो 1990 में जारी किया गया। एचडीआई इंडेक्स को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था द्वारा जारी किया जाता है। और एचडीआई इंडेक्स के 3 आयाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये एक बार आरएस मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ध्यान रखना कि एचडीआई इंडेक्स के कौन कौन से आयाम हैं। तो ये 2 नंबर में 3 चीजें लिखनी थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया पहले का? 1 और 2 दोनों। सेकंड क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूएनडीपी। तो किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या बताना है हमें। तो 2024 की रिपोर्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी कर लेते। 2024 की रिपोर्ट है वो अभी जारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अंदर जो प्रथम रैंक है वो है स्विट्जरलैंड की। जो इंडिया की स्थिति है वो क्या है? 134। और जो लास्ट है वो किसकी है? सोमालिया की। और सोमालिया की रैंक क्या है?
193। हर बार 195 होते हैं, इस बार जो उत्तरी कोरिया है और जो मोनाको छोटा सा देश है उनको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इस बार HDI इंडेक्स के अंदर 193 कंट्री है। तो हमारा ये हो गया कि HDI इंडेक्स 2024 के बारे में कुछ भी पूछे कर सकते हैं। पहली रैंक स्विट्जरलैंड की, लास्ट रैंक सोमालिया की 193 और इंडिया की स्थिति क्या है 134वीं रैंक है। ध्यान रखना इंडिया की रैंक 134 के साथ जो इंडिया का स्कोर है HDI वाला वो भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0.644 ये इंडिया का HDI इस बार स्कोर रहा है, ठीक है। तो ये सोमालिया, स्विट्जरलैंड और इंडिया का हो गया। अब ये सोमालिया देश है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सबसे पहले सोमालिया देश किस कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सोमालिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। सेकंड, सोमालिया की राजधानी क्या है, सोमालिया की राजधानी है मोनाडिशु। आप में से कई लोग कहेंगे सर ये इसका इकोनॉमी से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सोमालिया नाम आ गया तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, ताकि आपके कोई अगर प्री में जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि अफ्रीकी महाद्वीप के कोई 4 देश दे दिए, उनकी राजधानी दे दी, क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश है उनकी राजधानी अमूमन याद नहीं होती, क्योंकि ये एक बार यूपीएससी प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है आपके लिए। अब सोमालिया की अफ्रीकी देश और मोनाडिशु इसकी राजधानी। और सोमालिया के बारे में क्या जानते हैं, सुना होगा आप सभी ने न्यूज में कि सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो पूरी दुनिया में क्या है, कुख्यात है। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमालिया का जो आतंकवादी संगठन है उसका नाम क्या है, अल शबाब। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो आतंकवाद है वो विश्व का सबसे एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण इश्यू बन गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि 4 देश दे देंगे या पर्टिकुलर एरिया दे देंगे और सामने दे देंगे आतंकवादी संगठन का नाम, फिर उनको हमें सुमेलित करना होगा। तो अगर सुमेलित में सोमालिया का पूछे तो सोमालिया का क्या नाम है, अल शबाब। बड़ा प्यारा नाम है शबाब, पर काम क्या करते हैं ये, बिल्कुल खोटे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे HDI। तो HDI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पूरा हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि मानव विकास सूचकांक है, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा 1989 में विकसित किया गया, और इन्होंने अपनी जो पहली रिपोर्ट है वो 1990 में जारी की थी। HDI इंडेक्स को UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके द्वारा जारी किया जाता है, और इसके जारी करने के 3 आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। फिर हम पढ़ते हैं कि HDI इंडेक्स 2024 में जो प्रथम रैंक है वो स्विट्जरलैंड की है, और लास्ट रैंक यानी 193 वो है सोमालिया की। इंडिया की स्थिति देखें तो इंडिया की इस बार रैंक है 134, और इंडिया का जो HDI स्कोर है वो है 0.644। ये हो गई हमारी HDI के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें शेष नहीं बचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 105वें स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्विट्जरलैंड HDI में पहले स्थान पर है, और दूसरा मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कूट गलत पूछा है, ध्यान रखना। तो तीनों जो स्टेटमेंट हैं इनको एनालिसिस कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 105वें स्थान पर है। तो भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 108वें स्थान पर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अभी पढ़ लिया कि स्विट्जरलैंड HDI में फर्स्ट रैंक पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया। तीसरा कि दूसरा मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, नहीं, 1990 में कौन सा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, पहला। तो यहां हो जाएगा पहला। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन गलत का पूछा है 1 और 3, ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। जो ये लैंगिक असमानता सूचकांक है ये HDI इंडेक्स होता है, उसी के अंतर्गत आती है, इसको भी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विश्व प्रसन्नता खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 7वें वर्ष सबसे खुशहाल देश कौन सा रहा। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट अभी आई है, कब आई है, 20 मार्च को। ध्यान रखना जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये हर साल 20 मार्च को ही जारी की जाती है। इसका कारण है कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, इसीलिए 20 मार्च को ये जारी की जाती है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कंटिन्यूअसली 7वीं बार जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। तो जो फिनलैंड यूरोप का देश है वो सबसे दुनिया का खुशहाल देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का पिछली बार प्री में पूछा था कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 का था वो क्वेश्चन कि 22 में भारत की क्या रैंक है। तो ये क्वेश्चन विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का क्या स्थान है, 134, 126, 141 और 121। तो हमारा रैंक क्या है, 126 है। भारत की विश्व प्रसन्नता सूचकांक में रैंक 126वीं है और कुल कितने देश थे सर, 143 के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो है 126। ये हो गई हमारी इंडिया की रैंक। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जो हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गए, फिलिस्तीन हो गए, इनकी भी रैंक हमसे बेहतर है। तो ये हो गया विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया अभी। और पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का, और लास्ट स्थान यानी 143 रैंक किसकी है, अफगानिस्तान की। तो ये हो गई विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में गलत पहुंचा है। तो पहला स्टेटमेंट है, यदि कोई देश 0 पर है या 0 के करीब है तो वह बेहतर स्थिति में है, यदि कोई देश 1 पर है या 1 के करीब है तो वह खराब स्थिति में है। तो कौन सा कूट गलत है, तो हमारे जो दोनों कूट है वो गलत है, क्योंकि ये कूट क्या दिए हुए हैं, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट दिए हुए हैं। मानव विकास सूचकांक है वो 0 से लेकर कितने तक होता है, 1 तक होता है। 0 यानी सबसे रोस्ट कंडीशन, सबसे खराब स्थिति, और 1 यानी सबसे बेहतर कंडीशन। तो इसका प्रवाह 0 से 1 की ओर होता है। तो जो 0 के करीब होता है उसकी स्थिति क्या होती है, सबसे खराब, और जो 1 के करीब होता है उसकी सब स्थिति क्या होती है, बेहतर स्थिति होती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। अगला क्वेश्चन, गरीबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट, किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाता है। सेकंड है कि गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। थर्ड है कि गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती नहीं है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें क्या दे रखा है कि गरीबी जो रेखा है वो समय और स्थान के साथ नहीं बदलती। गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती है, क्योंकि विश्व के सभी देश हैं उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर आर्थिक विकास है वो अलग अलग है। सभी की जो सामाजिक मान्यताएं हैं वो अलग अलग है।
तो गरीबी का जो मापन किया जाता है वो विकसित देशों में अलग आधार पे, अल्प विकसित देशों में अलग आधार पे, और जो इमर्जिंग विकासशील देश है इनमें जो गरीबी का मापन है वो अलग आधार पर किया जाता है। तो ये समय और स्थान के साथ बदलती है। तो हमारा स्टेटमेंट तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी के संदर्भ में PLFS रिपोर्ट के आधार पर सही है? तो हमें सही स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की LFPR ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की LFPR शहरी क्षेत्रों की तुलना से कम है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की LFPR शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। और 2017-18 के बाद महिलाओं की LFPR में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। जो PLF, इसको लिख लेते हैं, PLFS, ये जो रिपोर्ट है पीरियोडिकली लेबर फोर्स सर्वे, हिंदी में क्या कहेंगे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो पुरुष है उनकी श्रम बल है वो 78.5% है और महिला श्रम बल है वो है 37%। इसका मतलब जितने भारत में पुरुष है उनमें से 78% है वो काम करते हैं और महिलाओं में सिर्फ काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो 37% है। और इसमें भी बात यह है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो शहरी जो महिलाएं हैं उसकी तुलना में अधिक, इसमें इनका सूचकांक है वो अधिक है। तो स्टेटमेंट हमारा ये सही हो गया। तो जो PLFS रिपोर्ट है उसके अंतर्गत पुरुष है 78.5% और महिला कितनी है 37%। LFPR का फुल फॉर्म क्या हो गया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर। अगला क्वेश्चन, पीएम पोषण योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? पीएम पोषण, तो पोषण योजना का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास। तो ये ध्यान रखना ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, क्योंकि पोषण दिखते ही क्या लगता है कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का होगा, नहीं। तो पीएम पोषण जो योजना है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसके तहत पीएम पोषण योजना को शुरू किया गया था। और इसमें जो प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8, ये सरकारी स्कूल की बात हो रही है, तो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको प्रतिदिन दिन में एक बार गर्म भोजन दिया जाएगा। इसके उद्देश्य से यह पीएम पोषण योजना शुरू की गई है। इसका प्रमुख टारगेट वही होगा जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य है कि बच्चों में पोषणता कम है उसको कम करना, बच्चों के अंतर्गत जो बौनापन की समस्या है उसको समाप्त करना, जो रक्त कम है उसकी समस्या है, जो एनीमिया है उस समस्या का समाधान करना इस मिशन का उद्देश्य है। वही इस पीएम पोषण योजना का भी प्रमुख उद्देश्य है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। ये ध्यान रखना क्योंकि ये कंफ्यूज जरा करेगा। पोषण का नाम दिखते ही क्या दिखता है, स्वास्थ्य एवं परिवार, परंतु आंसर क्या है, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में गरीबी के आकलन के संदर्भ में आंकड़े एकत्रित करती है? पहला, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और IITs।
तो जो NSSO है उसके द्वारा भारत में गरीबी के आकलन के लिए जो आंकड़े प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा, NSSO के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर पद्धति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा 816 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपए तय की गई थी। 816 और 1000। अगला स्टेटमेंट है कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा नमूना सर्वेक्षण आयोजित करके समय समय पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तेंदुलकर समिति है, उसने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 816 और शहरी क्षेत्रों में कितना, 1000 रुपए पर पर्सन अगर खर्च करता है उसको गरीब नहीं माना जाएगा। जो इससे कम खर्च करता है या व्यय करता है वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा नमूना, नहीं, अभी हमने पढ़ा इसके लिए जो आंकड़े उपलब्ध करवाने संस्था का नाम क्या है, NSSO। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, PM जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2021 के माध्यम से की जाती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लाभार्थियों की पहचान जो सामाजिक आर्थिक जाति गणना 2021 नए होकर के क्या है, 2011 के आधार पर, SECC 2011 के आधार पर ये है जो कि लाभार्थियों की जो पात्र व्यक्ति है उनकी पहचान की जाती है। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केवल एक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है ये 23 सितंबर 2028 को मोदी जी द्वारा रांची में लॉन्च की गई थी। हर नागरिक को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका प्रमुख पर्पज है और दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी इसमें शामिल है। कवरेज क्या है, माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख तक का दिया जाता है। ये अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन तक बाद का है जो कि खर्च है जो कि सरकार द्वारा वहन किया जाता है। फिर इसमें इसकी पात्रता है 10.74 करोड़ से अधिक कमजोर परिवार शामिल है और सेवा के स्थान पर स्वास्थ्य सेवाओं तक कैशलेस और पेपरलेस पहुंच है। अस्पताल में भर्ती होने के कारण वाले भयावह व्यय को कम करना एवं वित्तीय जोखिम को कम करना इसका उद्देश्य है। पात्र परिवार है जो कि वित्तीय कठिनाइयों के बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, जो लाभार्थी है वो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 SECC के माध्यम से पहचाने गए हैं और वे परिवार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं लेकिन SCE का हिस्सा नहीं है। फिर है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA है, वो एक स्वायत्त निकाय है और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त CEO की अध्यक्षता में SHAI का गठन और जिले के लिए DIU की गठन किया जाता है। इसमें लगभग 1529 प्रक्रिया शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जांच या फिर उपचार जो दवाइयाँ सारी है वो कितनी है, लगभग 1529। ठीक है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, अलग से एड ऑन कर लेना। अगला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? एम्स दिल्ली,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। तो हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो अभी पढ़ा था वो आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसके लिए क्रियान्वित करने वाली प्रमुख एजेंसी है। अब ये कार्यक्रम क्या है कि देखभाल की निरंतरता एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एकत्रित करना इसकी प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्य पहल है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर एवं उसमें जो रुग्णता पाई जाती है उसको कम करना, डिलीवरी के दौरान या उसके बाद में जो माताएं होती है उनकी देखभाल करना, जो नवजात शिशु होता है उनकी देखभाल करना, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो ये है हमारी लक्ष्य पहल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि यूएन द्वारा परिभाषित निरपेक्ष गरीबी का प्राथमिक केंद्र क्या है? किसका पूछा है? निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभाव, बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का गंभीर अभाव, आय वितरण में असमानता और समाज में आय के स्तर की तुलना। तो निरपेक्ष गरीबी है वो बुनियादी मानवीय जो आवश्यकता है उनमें जो अभाव पाया जाता है उसमें होती है। अब गरीबी होती है वो दो प्रकार की मानी जाती है, एक होती है सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है वो है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी का मतलब क्या हो गया? इसके द्वारा जो लोगों की आय की असमानता है उसको देखा जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है उसके पास 10 करोड़ रुपए है और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास 1000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम व्यक्ति है वो सापेक्षिक रूप से गरीब हो गया। तो ये है सापेक्ष गरीबी। और निरपेक्ष गरीबी का मतलब हो गया कि व्यक्ति अपनी जो न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता है यदि उसको पूरा नहीं कर पाता है तो वो किस में आ जाए? निरपेक्ष गरीबी में। तो निरपेक्ष गरीबी का प्राथमिक केंद्र क्या है? बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं का गंभीर अभाव, जैसे स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, शिक्षा है, ये क्या है? बुनियादी आवश्यकता है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला न्यूनतम आय मानक क्या है? किसका पूछा है? सापेक्ष गरीबी का। पहला ऑप्शन क्या है? किसी देश की गरीबी रेखा को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि। दूसरा, आवश्यक जीवन व्यय या जीवन निर्वाह मजदूरी की पूर्ति के लिए आवश्यक आय। और जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी सेवन का मौद्रिक मूल्य और सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी। तो जो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही है, क्योंकि जो सापेक्ष गरीबी है उसमें हमेशा आय देखी जाती है कि कितने आ रहे और निरपेक्ष में कितना व्यय कर रहे हैं ये देखा जाता है। तो इसमें आय वाला कौन सा है? ये कि आवश्यक जीवन व्यय और जीवन निर्वाह मजदूरी की पूर्ति के लिए आवश्यक आय कितनी है। तो जहां पर भी आय आएगी वो किससे संबंधित हो जाएगा? सापेक्ष गरीबी से। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की नवीनतम परिभाषा के अनुसार निरपेक्ष गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का मानक क्या है? 1.9, 2.15, 2.50 और 3 पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निरपेक्ष गरीबी है उसके लिए वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जो व्यक्ति पर डे $2.15 से कम कमाता है उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। जो पहले गरीबी का मापन होता था उसमें कितना था? 1.90 पहले ये था। अब 2017 के बाद इसको चेंज करके कितना कर दिया है? 2.15 यूएस जो डॉलर है उसको कर दिया है। अभी तक जो अधिकांश किताबें या नोट्स है उनमें यही लिखा हुआ है, तो उसको अपडेट करना है। ये कितना हो गया? 2.15 यूएस डॉलर हो गया। अगला क्वेश्चन, हेड काउंट रेशियो HCR क्या मापता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या और बेरोजगार लोगों का प्रतिशत। तो जो हेड काउंट मेथड है
उसके अंतर्गत गरीबी रेखा से कितने प्रतिशत लोग नीचे रहे हैं उसको मापा जाता है। तो जो निरपेक्ष गरीबी होती है उसके अंतर्गत इसको मापा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। मतलब हेड गिने जाते हैं कि कितने लोग गरीब हैं। और अमूमन सामान्यतः भारत में एक परिवार में 5 लोग माने जाते हैं कि एक परिवार में कुल कितने लोग हैं, 5 लोग। और ये किस गरीबी में आता है, निरपेक्ष गरीबी में आता है। तो जो हेड काउंट मेथड है वो निरपेक्ष गरीबी में है, और जो गरीबी रेखा से कितने प्रतिशत लोग नीचे रह रहे हैं उसका मापन इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेड काउंट रेशियो HCR को किस नाम से जाना जाता है, गरीबी घनत्व, आय असमानता, गरीबी अनुपात। थर्ड ऑप्शन अभी पढ़ लिया है कि जो गरीब लोग, कितने लोग गरीब हैं उनका जो रेशियो है वो किस क्या कहलाता है, जो HCR है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रंगराजन समिति 2014 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही का पूछा है। पहला है कि समिति ने भारत भर में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान गरीबी रेखा की टोकरी पेश की, और समिति ने सिफारिश की कि शहरी क्षेत्रों के लिए दैनिक प्रति व्यय कितना होना चाहिए, 47, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपए होना चाहिए। तीसरा है सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर दिया और लागू कर दिया। तो कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, सही पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि समिति ने भारत भर में ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए एक समान, तो ये स्टेटमेंट अलग गलत हो गया, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के लिए है इसमें कहा गया है 47, और जो ग्रामीण क्षेत्र में कहा गया है 32। तो शहरी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति पर डे 47 रुपए अगर व्यय करता है तो वो गरीब नहीं है, अगर 47 से कम करता है तो उसको गरीब माना जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये कितना है, 32 रुपए। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि दोनों के एक समान नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया, पहला गलत है तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी करता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और तीसरा वर्ल्ड बैंक। हमारे ऑप्शन है पहला केवल एक, 2, 3, 1, 2 एंड 1, 2, 3। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है MPI, उसको जारी करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP जो मानव विकास सूचकांक जारी करती है। ये दोनों संस्थाएं MPI जारी करती है। अब MPI के बारे में अगला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के प्रमुख आयाम क्या है। पहला स्टेटमेंट स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर। कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो रोजगार हमारा सही नहीं है, 1, 3 एंड 4 सही है। अब देखो जो MPI सूचकांक है ये 3 आयाम है इसके प्रमुख और 10 सूचकांक है। 3 आयाम और 10 सूचकांक के आधार पर MPI इंडेक्स जारी किया जाता है। 3 आयाम कौन कौन से हो गए, नंबर 1 हो गया शिक्षा। शिक्षा के अंदर पहला क्या हो गया, स्कूल में जो बीते वर्ष है वो देखते हैं, और दूसरा देखते हैं स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कितनी रही। इन ये 2 फैक्टर है एजुकेशन के। फिर है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के अंदर 2 सूचकांक है, एक तो है पोषण स्तर और दूसरा क्या है बाल मृत्यु दर। तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर के अंतर्गत एक देखा जाता है आवास, दूसरा है पेयजल, तीसरा है स्वच्छता
चौथा है कि जो भोजन पकाने के लिए एलपीजी का सिलेंडर है या नहीं, ये चौथा। और पांचवा इसका क्या है कि जो बिजली का कनेक्शन है ये है या नहीं, ये इस एमपीआई सूचकांक के अंतर्गत है। 10 सूचकांक है। भारत में जब एमपीआई जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना की जाती है तो उसके अंतर्गत 12 सूचकांक होते हैं, ध्यान रखना। जब ये क्लास में हम पढ़ेंगे गरीबी का टॉपिक, उसके अंतर्गत इंडिया के जो दो कौन से ज्यादा है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 सूचकांक कौन से, शिक्षा का स्कूल में वर्ष और उपस्थिति, स्वास्थ्य का पोषण एवं बाल मृत्यु दर, जीवन स्तर में आवास, पेयजल, एलपीजी, स्वच्छता, बिजली, और एक हो गया आपके परिसंपत्ति एसेट्स। तो ये हो गया हमारा वैश्विक सूचकांक के 10 जो प्रमुख बिंदु है वो। तो रोजगार इसमें शामिल नहीं है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा बेरोजगारी दर को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? किसको पूछा है? ये बेरोजगारी दर के बारे में पूछा है। पहला है कार्यरत लोगों का अनुपात कार्यशील आयु की कुल जनसंख्या के सापेक्ष। दूसरा है नौकरी न पाने वाले लोगों की संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या के सापेक्ष। और तीसरा है नौकरी न पाने वाले लोगों की संख्या का अनुपात उन लोगों के सापेक्ष जो सक्रिय रूप से नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये है हमारी बेरोजगारी दर की परिभाषा। बेरोजगारी दर की परिभाषा अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या है? बेरोजगार लोगों की संख्या अपॉन कुल श्रम इंटू 100। ये हो गए हमारी बेरोजगारी दर की परिभाषा। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोग हैं वो बेरोजगार हैं, और कुल श्रम का मतलब कुल जो नियोजित है और जो बेरोजगार व्यक्ति है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कुल श्रम, उसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी? बेरोजगारी दर आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा हो गया? तीसरा सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम शक्ति भागीदारी दर LFPR की सटीकता से परिभाषित करता है? कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात, बेरोजगार लोगों का अनुपात कार्यशील आयु की कुल जनसंख्या के सापेक्ष, 15 से 59 वर्ष आयु के लोगों का अनुपात जो कार्य के लिए उपलब्ध है, और चौथा ऑप्शन है हमारा 16 से 64 वर्ष आयु के लोगों का अनुपात जो कार्य करने के लिए उपलब्ध है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। श्रम शक्ति भागीदारी दर है उसकी एज मानी जाती है 16 से 64 तक, मतलब 16 से लेकर 64 वर्ष की आयु तक व्यक्ति क्या कर सकता है? श्रम कर सकता है, कार्य करने में इकोनॉमी में सक्षम है। तो ये हमारा श्रम शक्ति भागीदारी दर, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि श्रम शक्ति भागीदारी दर क्या होता है, श्रम बल क्या होता है, बेरोजगारी किसे कहेंगे। 2 नंबर में ये पूछे जाने की संभावना है। जब मेंस की क्लास करेंगे उस समय इनको आराम से कवर अप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिग इकोनॉमी को अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? गिग इकोनॉमी हमने पढ़ लिया है। क्या हुआ? गिग इकोनॉमी क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कोई कंपनी, और जो श्रमिक होता है उसके मध्य जो अस्थायी और अल्पकालिक संविदा के आधार पर कार्य करना होता है वो क्या किसमें कहलाता है? गिग इकोनॉमी में। जैसे स्विगी, जोमेटो, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारे के सारे किसमें आते हैं? गिग इकोनॉमी के अंदर आते हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या है? एक प्रणाली जहां पारंपरिक रोजगार अनुबंध प्रचलित होते हैं और कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा का गारंटी होती है। एक बाजार जिसमें श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच दीर्घकालिक रोजगार संबंध होता है। एक मुक्त बाजार प्रणाली जिसमें अस्थायी नौकरियां होती है और संगठन स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अल्पबंध अनुबंध करता है। ये सही हो गया। हमने बताया कि ये टेम्परेरी नौकरियां होती है और श्रमिक होता है वो स्वतंत्र होता है। जो श्रमिक होता है उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव नहीं होता है, और ये अनुबंध होता है वो कितना होता है? अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अच्छी तरीके से कौन है जो कि वर्णित करता है? जो हमारी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उसका पूछा है। आर्थिक मंदी के कारण श्रमिकों का रोजगार न ढूंढ पाना एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति रोजगार में तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादन में योगदान नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं पर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ये जो प्रमुख प्रचंड बेरोजगारी है ये मुख्यतः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि प्रचंड बेरोजगारी किसमें है या फिर ये कह सकता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बेरोजगारी, तो वो प्रचंड बेरोजगारी। कैसे? मान लो एक किसान है, उसके पास की 2 हेक्टेयर जमीन है। जमीन कितनी है? 2 हेक्टेयर। और उस 2 हेक्टेयर जमीन पर जो खेती की गई है उस पर काम करने के लिए 2 लोग पर्याप्त है कि 2 लोग उस खेती को आराम से कर सकते हैं। परंतु एक परिवार है उसमें 6 लोग हैं। कितने लोग? 6 लोग। और 6 के 6 लोग इस 2 हेक्टेयर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रोडक्शन तो 2 लोग करेंगे उतना ही होगा, फिर 6 करो उतना ही होगा, बराबर होगा प्रोडक्शन तो। ठीक है, तो उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है और लग रहा है कि यहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में कितनों की जरूरत है? 2 की है। इसका मतलब यहाँ पर 4 लोग क्या हैं? ये बेरोजगार है। इनकी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो ये क्या हो गई? प्रचंड बेरोजगारी। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें रोजगार तो दिखाई देता है परंतु जो उत्पादन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या हो गई? हमारी प्रचंड बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, कौन सा बेरोजगारी मुख्य रूप से आर्थिक चक्र के उतार चढ़ाव, विशेष रूप से पूंजीवादी इकोनॉमी में होती है? चक्रीय, संरचनात्मक, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी। तो हमारी जो चक्रीय बेरोजगारी है वो आर्थिक चक्र के उतार चढ़ाव के कारण होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों के पास रोजगार बढ़ता है, अगर इकोनॉमी कम हो जाती है यानी आर्थिक मंदी की स्थिति होती है तो क्या होता है? ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। हमने जब पहला पेपर डिस्कशन किया था उसमें बताया था, एक फिलिप वक्र पढ़ा होगा, तो फिलिप वक्र में क्या था कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच में संबंध होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी और जैसे ही आर्थिक मंदी आएगी बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये चक्रीय बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए होती है और जब इकोनॉमी उछाल पे होता है तो बढ़ जाती है, फिर ये कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शहरी युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, सब्सिडी के माध्यम से कृषि उत्पादकता, और अगला है ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित करना। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इसका प्रमुख उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसके माध्यम से सहायता प्रदान करना ताकि उनके कौशल विकास को बढ़ाया जा सके, जो इकोनॉमिक रूप से वो स्वरोजगार या फिर इकोनॉमिकली वो खुद पे है जो कि डिपेंडेंट हो सके, इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकते हैं। ये इस योजना का प्रमुख पर्पज है। तो इसका क्या आपने क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो एक दीनदयाल है तो थोड़ा सा दीनदयाल जी के बारे में देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री या फिर जो एथिक्स है उसमें पूछे जाने की संभावना है। इसकी वजह क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय है वर्तमान में हमारे जो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार और राजस्थान में भी क्या है? बीजेपी है। तो डबल इंजन की सरकार है और दीनदयाल उपाध्याय है जो कि बीजेपी है, जो कि इसको मानते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछने की एक संभावना बनती है। क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखते हैं। कोई दीनदयाल उपाध्याय है, इसका एक फेमस चीज है वो क्या है उसको देखते हैं। एकात्म मानववाद। तो क्वेश्चन इसका आ सकता है, एथिक्स में ये आ सकता है कि एकात्म मानववाद से आप क्या समझते हैं, और फिर इसके बारे में और ज्यादा पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि ये वर्तमान जो काल है उसमें किस प्रकार प्रासंगिक है, इसके क्या वर्तमान काल में उपयोग है, ये पूछ सकते हैं। तो एकात्म जो मानववाद है ये इनका एक मॉडल है दीनदयाल जी का, और ये मॉडल क्या है?
स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल है। क्या है? स्वदेशी किसका मॉडल है? समाज का है और अर्थ का। मतलब क्या हो गया कि समाज में सुधार ना करना है और इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुधार करना है। किसके मॉडल के द्वारा? इन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा। इसमें क्या गया गया था, इसका जो प्रमुख बिंदु वो है कि जितना भी डेवलपमेंट होगा विकास का केंद्र होगा, तो विकास के केंद्र में हमें किसको रखना है? मानव को। कोई भी चीज, हम कोई भी अगर योजना शुरू करें, किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग का प्रमुख केंद्र बिंदु होगा वो मानव होगा। वो सभी चीज जो मानव के जीवन के स्तर को बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। ये एकात्म मानववाद है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकात्मवाद की मानववाद की प्रासंगिकता क्या है। तो आप इसके आधार पर इसको जोड़ सकते हैं कि भाई पूंजीवाद में और जो समाजवाद है, इनको दोनों को ये बैलेंस बना के रखता है। फिर सामाजिक मॉडल इसलिए है कि क्योंकि केंद्र में मानव है, तो ये जो छुआछूत जातिवाद जैसी अवधारणाएं हैं, ये क्या हो जाएगी, इसमें समाप्त हो जाएगी। वर्ग संघर्ष है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर जो आर्थिक मॉडल ये कहा गया कि मानव का केंद्र है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सतत विकास, जो संधारणीय विकास है, इस पर बल देता है। जलवायु परिवर्तन जो आज के टाइम में दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, उसकी समाधान के लिए, फिर ये जो आतंकवाद जैसी समस्या है, उन सब में ये प्रासंगिक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें लिखा हुआ है अंत्योदय। बहुत सारे स्टूडेंट है कि ये बार बार क्वेश्चन आता है कि अंत्योदय 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 का मतलब क्या होता है। पहले तो ये ध्यान रखना, ये अंत्योदय का हिंदी में संधि विच्छेद क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। अंत्योदय का मतलब ये हो गया कि समाज के सबसे जो नीचे स्तर पर जो व्यक्ति बैठा है, तो उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उसके जीवन स्तर में सुधार करना। मतलब हमारा जो समाज है उसमें जितने सबसे जो गरीब आदमी है, उसके अगर जीवन स्तर में सुधार होता है तो वो क्या कहलाता है? अंत्योदय। कोई भी योजना होती है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना का मतलब समाज से जो सबसे वंचित या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना ही अंत्योदय कहलाता है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे लड़के ये कहते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कितने घंटे हम पढ़ें ताकि आरएस जैसी जो परीक्षा है उनको क्लियर किया जा सकते। तो मेरा ये मानना है कि जो तैयारी है उसको घंटों में नहीं तोला जाए तो ही बेहतर है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हम जब तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ें उनका हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आरएस जैसी बड़ी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी या यूपीएससी की, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है, मेरे हिसाब से होता है अनुशासन, और दूसरा है धैर्य, पेशेंस। ये पूरे पेशेंस की परीक्षा है, ये तो सबको पता है। अनुशासन का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ी चीज होगी इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 3 दिन तो सप्ताह में 12-12 घंटे पढ़ लिए, अगले 2 घंटे पढ़े, या बीच में 1-2 दिन रेस्ट कर लिया, तो ये क्या है? अनुशासन नहीं है। तो हमारी जो तैयारी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनुशासन रहना चाहिए। जैसे हमारी जो लाइब्रेरी सीरीज है, जो लाइब्रेरी की टेस्ट सीरीज है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें अनुशासन के साथ काम होता है। कैसे? पर डे एक शेड्यूल दे दिया, वो हमें तैयार करना है। तो हमारे सामने एक फिक्स टारगेट है, और जब हमारे सामने फिक्स टारगेट होता है तो हम अनुशासित ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सुबह बैठो तो आप सबसे पहले क्या कर लो, आज के दिन का आपका फिक्स टारगेट कर लो कि मुझे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये चीज़ें आज पढ़नी है ढंग से। और फिर शाम के जब तो सोने से पहले आप देख लो कि आपने जो आप दिन के लिए जो योजना बनाई थी, उस योजना को वास्तव में आपने पूरा किया है या नहीं किया है। फिर इससे पता चल जाएगा कि आपका अनुशासन सही है या अनुशासन कितना ज़्यादा विचलित हो रहा है।
और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है फ़ोन की। सर फ़ोन कैसे यूज़ करें, कितना करें सोशल मीडिया, तो मैं कहूँगा फ़ोन कितना यूज़ करते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। 4 घंटे 6 घंटे पता ही नहीं चलता कि कब हो गए। तो उसके लिए एक ऐप आता है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि हमने फ़ोन आज दिन में कितना यूज़ किया, और पर्टिकुलरली उसमें सब चीज़ें अलग अलग बताता है। जैसे इंस्टाग्राम आज के दिन में क्या भाई 40 मिनट यूज़ किया, यूट्यूब 2 घंटे, सारी चीज़ें बताते हैं। तो हम एट द एंड जब सोते हैं तो ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने आज कितना फ़ोन यूज़ किया, और जो यूज़ किया वो हमारी तैयारी के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो उसके आधार पर आपको लगता है कि नहीं इंस्टाग्राम पे मैंने 1 घंटा या 2 घंटे खराब कर दिए, तो उसको आप कम कर सकते हो, ताकि आपकी क्या समय की बचत हो सकती है। हो सकता है अपनी जितनी सोशल लाइफ है उसको कम कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, जागरण हो गया, शादी ब्याह, सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। गांव में किसी की भी दूर की कोई रिश्तेदार की शादी, 2 दिन वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, 2 दिन शादी होने के बाद में, 5-6 दिन आराम से निकाल देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। एक बार के लिए अभी 3-4 महीने प्री के लिए है, और 3-4 महीने बाद मेंस के लिए है, तब तक आप बिल्कुल भूमिगत हो जाओ, सोशल लाइफ को बिल्कुल कम कर दो। आपके बिना वहाँ जागरण भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। कोई काम आपके बिना नहीं अटक रहा है। आपको अगर लगता है कि नहीं अटक रहा, तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। काम किसी के बिना नहीं अटकता, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ो, सोशल लाइफ को एक बार के लिए कम कर दो, उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाए, जो करना है, जो मन में है वो सब करो, ठीक है। तो एक बार पूर्णतः डेडिकेटेड होकर सोशल मीडिया का कम यूज़, और जो सोशल लाइफ है उसको भी कम करिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बस सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम लोग इतना सारा खूब सारा कंटेंट ले आते हैं, उस कोचिंग का, इस कोचिंग का, उसका, फिर मार्केट में ये बुक भी आ गई, वो बुक भी आ गई, फिर वो मतलब लास्ट में एट द एंड ये हो जाता है कि सर क्या पढ़ें, हमको कुछ आता ही नहीं है, रिवाइज नहीं हो, ऐसी समस्याएं होगी। तो मेरा ये मानना है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका एक ढंग का कंटेंट आपने तैयार कर लिया एक बार, उसके बाद में दूसरा कंटेंट देखने की आपको ज़रूरत नहीं। आप सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी, आरपीएससी का ट्रेंड किस ओर से है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, ये आपको पता चल जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना सकते हो, और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। लिमिटेड पढ़िए, पर जो पढ़ रहे हैं वो ज़बरदस्त पढ़िए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा, और आप पेपर बाकी लोगों से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि आरएस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, सब लोग नोट्स याद कर लेते हैं, पर जब एग्जाम आता है उसके 5 दिन 10 दिन पहले जो रिवाइज होता है सबसे महत्वपूर्ण, वो रिवीजन ढंग से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खूब सारा कंटेंट होता है, एक ही सब्जेक्ट के 5-5 4-4 रजिस्टर होते हैं, तो वो इम्पॉसिबल है। तो इससे अच्छा आप लिमिटेड पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, ठीक है, गुणवत्ता। और सबसे बड़ी ये जो एनालिसिस करेंगे पिछले साल के क्वेश्चन ऐसे आए, ये सिलेबस, ये एनालिसिस प्रत्येक व्यक्ति का मुझे लगता है आत्मनिष्ठ होता है। सभी व्यक्ति अपने हिसाब से अगर इसको एनालिसिस करें तो आप ज़्यादा बेहतर पाएंगे, क्योंकि कोई भी टीचर होगा या फिर कोई भी सिलेक्टेड लोग, वो अपनी ओर से एनालिसिस करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। मैं अपनी सोच से बताऊंगा, आप अपनी सोच के हिसाब से बताओगे। तो अगर खुद एनालिसिस करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं सर मोटिवेशन नहीं मिलता, तो आप अगर इस लेवल पे आगे हो कि आपको मोटिवेशन की कमी है, तो ये गलत बात है। क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी करें वहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, आंतरिक आत्म जो अभिप्रेरणा होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बाहरी जो मोटिवेशन होगा वो कुछ समय के लिए होगा, हम कोई वीडियो या गाना सुन लेंगे, उसके बाद जोश कितना रहेगा, या तो 1 घंटा पढ़ेंगे या 1-2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद वापस मंदी आ जाएगी हमारे भी, ठीक है। तो वो आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो होनी चाहिए, और वो कब आएगी, जब हमें उत्साह जुनून होगा कि हमें ये सीट चाहिए, मतलब चाहिए। तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार कंटिन्यू रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है, एनएसडीसी, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है उसका कार्यान्वयन करता है। ध्यान रखना, तो कौशल विकास योजना क्या सबको पता है कि युवाओं में कौशल
सर्जित करना ताकि रोजगार बढ़ाया जा सके, स्वरोजगार बढ़ाया जा सके, नए नए स्टार्टअप विकसित हो सके, इकोनॉमिकली देश का विकास हो सके, जो हमारा निर्यात है वो बढ़ाया जा सके, ये सारी चीजें कौशल में आती है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बड़ी कंपनियां एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवा, नियोक्ता जो कोविड-19 महामारी के दौरान नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं और खोए हुए रोजगार को पुनः स्थापित, ये सब आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि जो कोविड-19 पैंडेमिक थी उसके दौरान कई लोगों की क्या है जॉब चली गई, तो उसके द्वारा ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार शुरू किया गया ताकि जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS जो रिपोर्ट 2022-23 आई है उसके अनुसार 2022-23 में भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर जो LFPR है वो कितनी है? तो ये 37% हम पहले पढ़ चुके हैं। जो श्रम बल भागीदारी दर है हमने पहले पढ़ा था PLFS आवधिक श्रम बल सर्वे, उसके अनुसार हमने ये कहा गया था कि पुरुषों की जो श्रम बल भागीदारी है वो कितनी है 78.5% और जो महिला है उसकी कितनी है 37%। तो हमारा ऑप्शन 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2023 के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवार के लिए मासिक खाद्यान्न कितनी देता है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन 5 की जो 10 किलो प्रति परिवार, 35 किलो प्रति परिवार और 50 किलो प्रति परिवार, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। जो अंत्योदय अन्न योजना जो सन 2000 में शुरू हुई थी इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 35 kg, ये क्या है प्रति परिवार है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रति परिवार 35 किलो है जो कि प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। ये जो अंत्योदय अन्न योजना है ये हम PDS के अंदर पढ़ते हैं, जब मेंस में पढ़ेंगे या फिर अभी प्री की जब क्लास होगी, क्योंकि PDS हमारे सिलेबस में है, तो उसमें पढ़ेंगे कि ये PDS क्या है, उसके बाद में ये NFS क्या है, टारगेट PDS क्या है, ये सारी की सारी योजनाएं हमें यहाँ कवर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, PM पोषण योजना किस आयु वर्ग को लक्षित करती है? हमने अभी पढ़ लिया कि ये जो प्री प्राइमरी स्कूल है उससे लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को ये लक्षित करती है। ये किस मंत्रालय द्वारा की पहल है? तो ये हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी पहल है। और इसमें क्या होता है कि जो 8 क्लास तक के बच्चे हैं उनको दिन में एक बार है जो कि गर्म भोजन खाना या फिर गर्म भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है। ये इसकी प्रमुख उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में शुरू हुआ था उसके तहत PM पोषण योजना को शुरू किया गया था। तो आज के हमारे ये 35 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हमारी जो क्यूबिट सीरीज थी, क्यूबिट सीरीज में इकोनॉमी की क्यूबिट सीरीज पूरी हो गई है। इस सीरीज में हमने लगभग 35 × 5 लगभग 175 क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं। और मुझे लगता है 175 क्वेश्चन नहीं, इसके साथ में हर क्वेश्चन के साथ में इतनी ज़्यादा व्याख्या थी कि हर क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो तकरीबन 500 क्वेश्चन मान सकते हैं कि हमसे या हमारे यहाँ तैयार हो गए। तो अब हमारी जो अगली क्लास है वो होगी कंप्लीट। जो संडे को आपका पेपर हुआ था या सॉरी इस बार मंडे को हुआ था, तो मंडे को जो कंप्लीट पेपर हुआ था उस पेपर की हम कल डिस्कस करेंगे। और उसके थोड़े दिन बाद ही हमारे जो इंडियन इकोनॉमी सर्वे है और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अभी जो हाल ही में बजट आया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा पोर्शन आपको सही लग रहा है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।